हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक द बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग अंडर द यूजफुल टू यूज ह्यूमन। अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के को यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है। अगर हम बात करें इन सेंस मेकिंग अ कर्ड जो होता है, हमारा मिल्क से जो कर्ड बनता है वो किससे बनता है? वो बैक्टीरिया होता है, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। वही हम बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड जो होता है हमारा बेकर ईस्ट से बन जाता है, और वाइन भी हमारे बैक्टीरिया से ही बनता है। ठीक है, ये सब जितने भी प्रोसेस होते हैं जितने भी प्रोसेस होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, विच द माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस। ये सब के सब जो माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बने हुए प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कुड ऑल्सो फॉर्मिंग द बायोटेक्नोलॉजी। एक ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी को बनाने के लिए could also a thought as a form of biotechnology। ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कुछ उसके एंजाइम को यूज़ कर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल है। ये एक ऑल्सो फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे। However, it is useful to restrict the sense today to refer those process which is genetically modified organism to achieve the same on a large scale। हम लोग बताते हैं कि हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी की ये सब जो जितने भी हम लोग कर्ड जो चेंज हो रहा था, ब्रेड वाला, ये सब छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स पे बनते हैं। ठीक है, अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करके अपने काम के यूज़ के लिए बनाना है, तो हमें इसको लार्ज स्केल में करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को चेंज करना है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसमें कुछ रजिस्टिंग डालना है, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट डालना है, तो उसके जीन्स को, पर्टिकुलर जीन्स को वहाँ से निकाल कर किसी में इंसर्ट करना होगा जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस बन जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन जाए, इंसेक्ट उसे इफेक्ट ना कर पाए। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म में लार्ज स्केल पे ये सब फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक एंड ऑल्सो अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कुछ और सारे जो टेक्निक्स है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, वो हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एक तरह से हमारे बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है। और यही हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी, तो हमारा फर्टिलाइजेशन जो होता है, मतलब जाइगोट का फ्यूज़न जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो एक टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और वही बात करें कि सिंथेटिक ऑफ जीन्स के बनने की प्रोसेस को, मतलब हम लोग अगर मान लीजिए कोई जीन्स बना रहे हैं, तो ये जीन्स जो बना रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू से ही किसी की जीन बना सकते हैं। या फिर डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन बनाना। हमारा डीएनए वैक्सीन, जैसे हमारा कोवैक्सीन आया है, वो एक तरह से हमारा डीएनए वैक्सीन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बना है। हमारे एक तरह से वो वायरस ही होता है, वायरस का ही पार्ट होता है वो, इनफैक्ट वायरस के एंटीबॉडी की बनता है। ठीक है, करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स
डिफेक्टिंग जीन्स को हम लोग करेक्टिंग ऑफ डिफेक्ट जीन्स को हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। मतलब हमारे कोई ऑर्गेनिज्म में कोई जीन्स डिफेक्ट हो गया है, अगर उसको हम लोग सही करना है तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये ऑल आर द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे जो हमने बात की, टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिस ऑफ जीन्स, या फिर डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन जो कि हमारे कोविड में वैक्सीन बना था, और वही करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स जो हम लोग के ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्ट जीन्स में पड़ जाता है। तो ये सब के हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन दिया गया है बहुत अच्छा सा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अ डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का उन्होंने डिफिनेशन दिया है बोथ इन ट्रेडिशनल व्यू में और मॉडर्न मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी व्यू में। ठीक है, तो वो डिफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम बात करें कि हमारा जो नेचुरल साइंस और मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है, हमारा जो नेचुरल साइंस है सबको मिला के हम लोग ऐसे मॉलिकुलर एनालॉग्स बनाते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारे जो कुछ भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें एक हमारा सेल हमारे कोई पर्सन है जिसके में हेयर फॉलिकल्स की कमी हो गई है। हेयर फॉलिकल्स मतलब उसके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उसके हेयर ही नहीं जम रहे। तो हमें एक ऐसा जीन्स लेना होगा, किसी भी एक डिज़ायर्ड जीन्स हमारा क्या होगा कि हमें एक ऐसा जीन्स लेना है जिसके हेयर फॉलिकल्स या फिर हेयर ग्रोथ ऐसा जीन्स है जिससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। उस जीन्स को हमको उस पर्सन के होस्ट सेल में डालना होगा जिससे वो इंटीग्रेट करके उसके में हेयर फॉलिकल के बढ़ने लगे। तो ये एक तरह से हमारा जो सब जो पर टेक्निक हुआ वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे डिज़ायर कोई भी जीन डिफेक्ट को सही करता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बात करते हैं कि कोई भी टेक्निक होता है उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो काम करता है। तो हमारे यहाँ बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए देखते हैं उसके प्रिंसिपल्स। Among many two core technique that birth the modern biotechnology। तो हमारे पास दो कोर टेक्निक है जिसके से हमारा बायोटेक्नोलॉजी के चलता है। जैसे हमारा उसका प्रिंसिपल की बात करें, दो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? हमारा डीएनए और आरएनए। तो अब बात करेंगे कि डीएनए जो होता है वो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, बट हमारा जो आरएनए होता है वो आरएनए केवल और केवल वायरस में ही वर्क करता है। ठीक है, केवल और केवल वायरस में वर्क करता है। हमारे ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी हमारा आरएनए को रेक्टोवायरस की तरह वर्क करने लगता है। तो ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल वायरसेस में होते हैं, और डीएनए में बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा डीएनए ही मेजॉरिटी में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे केमिस्ट्री जो होती है आरएनए और डीएनए की, उसमें चेंज होता है कुछ ना कुछ अल्टर करने पे, कुछ जिससे हमारा डिज़ायरेबल चेंज, अच्छा डिज़ायरेबल चेंज के लिए कुछ मॉडिफिकेशन, अच्छे मॉडिफिकेशन के लिए हम उसमें अल्टर करते हैं। तो हमने बात की जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पहला हमने पढ़ लिया कि हमारा जो था जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है? हमारे अल्टरेशन, मतलब कोई भी अल्टरेशन, कोई भी चेंज जेनेटिक इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री में चेंज करते आरएनए और डीएनए के। हमने बात की कि डीएनए जो होता है वो केवल मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, पर आरएनए जो होता है केवल और केवल वायरसेस में पाया जाता है। जिसकी वजह से हम लोग बात करें कि हमारा भी कोवैक्स जो कोविड आया था, जो वायरस आता है, उसमें भी हमारा आरएनए एक तरह से जेनेटिक मटेरियल था। अगर हम बात करें कि वो जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज करके हम लोग उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो देखिए यही हमने पढ़ा है कि हमारा कोई भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से चेंज इन अ फिनोटाइप ऑफ द
होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हेयर फॉलिक्यूल नहीं है, ग्रोथ जीन, हेयर फॉलिक्यूल ग्रोथ जीन्स कम है, डिफेक्ट है, ख़राब हो गया है, कुछ भी हो गया है, और उसका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक डिज़ायरेबल जीन्स लेंगे और उसमें उसको डिज़ायरेबल जीन्स को वेक्टर के थ्रू होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देंगे, जिसकी वजह से उसका जीनोटिप तो चेंज तो होगा ही होगा, जीन्स में उसके चेंज होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ उसका फिनोटिप चेंज भी होगा, जिसकी वजह से जिसके पहले उसका जो हेयर लॉस हो रहा था, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था, अब उसका हेयर ग्रोथ होने लगेगा, हेयर फॉलिक्यूल्स बढ़ने लगेंगे, जिसके उसका फिनोटिप चेंज हो जाएगा। ये था हम लोग का पहला स्टेप जिससे हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल था जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा प्रिंसिपल बात करें तो बायो प्रोसेसिंग होता क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल ऑफ माइक्रोबल कंटामिनेशन फ्री chemical engineering processing to enable to grow only desirable microbes or eukaryotic cell in the large quantity to maintaining the biotechnological product like antibody, vaccine एंड एंजाइम। हम लोग बात करें कि हमारा जो ये पहला जो है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इसमें क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हम लोग कुछ भी जो प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो। मतलब कि हम लोग कोई मान लीजिए कोई डिज़ायरेबल जीन्स लिए हैं, केवल और केवल उसमें डिज़ायरेबल जीन्स ही हो, कोई अनडिज़ायरेबल जीन्स ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट बन ना पाए। ठीक है, जैसे हमारा बात करें कि और ये लार्ज स्केल में होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम लोग बनाते हैं। तो जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या बना सकते हैं, पहला एंटीबॉडी बना सकते हैं, वैक्सीन और एंजाइम, ये सब बनता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी के। अगर हम लोग बात करें कि लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यू हैव प्रोबेबली एक्सेप्टेड दैट एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला एडवांटेज क्या है हमारा कि इसमें हम लोग को वेरिएशन मिलते हैं और न्यू स्पीसीज़ मिलती रहती हैं। ये दो हमारा है कि इसमें वेरिएशन रहेंगे, न्यू स्पीसीज़ रहेंगे, द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक सेटअप। हमने बात की कि हमारे पास जो होता है जेनेटिक इंजीनियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा क्या होता है कि हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम लोग वेरिएशन पा सकते हैं, यूनिक कम्बिनेशन मिलता है हमें जेनेटिक का, और सम ऑफ द मैनी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। तो हमारा कुछ जेनेटिक जो हमने कम्बिनेशन बनाया था वो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ पॉपुलेशन में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होता है। ठीक है, वही हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो जेनेटिक में इंफॉर्मेशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। एक तरह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोनिंग होती है, पेरेंट्स से ही डिक्टो कॉपी हमारे डॉटर्स होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होता। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट द वेरिएशन, इसके साथ बहुत सारे वेरिएशंस होते रहते हैं। द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड द यूजिंग अ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। हमारा जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग हम लोग करते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल जीन के साथ अलॉन्ग विथ डिज़ायरेबल जीन्स, हमारे डिज़ायरेबल जीन्स जो होते हैं हम लोग जिस जीन्स को हम लोग चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस जीन्स को हम लोग जो जीन बनाना चाहते हैं उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स आ जाते थे ट्रेडिशनल में। जब हम लोग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे डिज़ायरेबल जीन के साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ जाते हैं, इसके वजह से हम लोग कुछ जो जीन्स बनाना चाहते हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पाता है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग
विच इज़ इंक्लूडिंग द क्रिएशन द रिकमेंड डीएनए। तो रिकमेंड डीएनए क्या होता है कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग पर्टिकुलरली हमारा जो डिजायरेबल जीन्स है वो हम लोग ऑर्गेनिज्म से निकाल लेते हैं। एक छोटा सा जीन्स ही, अपने छोटे जीन्स को ही निकाल लेते हैं, एक छोटा सा जीन एक सेल से निकाल लेते हैं और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं और उसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। तो ये हमारा एक तरह से उसमें जोड़कर उसको ग्रो कराते हैं। तो ये एक तरह से हमारा रिकमेंड डीएनए होता है जो कि वर्क करता है। उसमें क्या करता है, क्लोनिंग करता है। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये हमारा वेक्टर जीन्स था, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारा जो वेक्टर होता है वो ढेर सारी कॉपीज़ बनाता है और उस जीन को बनाता है और क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग यहाँ पे होती है हमारी। तो ये हमारा था पूरा का पूरा रिकमेंडेशन का टेक्निक कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है। पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमने डिज़ायरेबल जीन्स को चूज़ कर लिया कि हमें ये जीन्स चाहिए, उसको वहाँ से निकाल कर हमने वेक्टर से जोड़ा, उसको जोड़कर वेक्टर को हमने बैक्टीरिया, मान लो कोई बैक्टीरिया है जिसमें कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमको उसको डालना है, उसको डालने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, फिर उसके बाद वो जो बैक्टीरिया था उसके अंदर वो जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसको रेप्लिकेशन करने लगता है। रेप्लिकेशन से हमारा जो जीन क्लोनिंग होते हैं वो डिपेंड करता है कि वेक्टर कैसा है तो उतने नंबर ऑफ कॉपीज़ हमारे बनेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा पहले हम लोग रिकमेंड डीएनए बनाते हैं, फिर उसके बाद जीन ट्रांसफ़र, फिर जीन क्लोनिंग। जीन ट्रांसफ़र जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा बैक्टीरिया कैसा है। उसको अगर बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफ़र करने के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ओवरकम द लिमिटेशन अलाउ द to isolate and introduce only a set of desirable genes without introducing the अनडिज़ायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम कुछ भी गलती होने से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग केवल और उसको आइसोलेट करेंगे। जो डिज़ायरेबल जीन्स चाहिए उसको आइसोलेट करेंगे, या तो एक जीन्स लेंगे या फिर सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स लेंगे और उसको जिसमें कोई भी अनडिज़ायरेबल जीन्स ना हो और उसको हम लोग होस्ट सेल में टारगेट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ये पूरा प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। Did you know the likely fat of the pieces of DNA which somehow transfer into the alien organism? ठीक है, mostly. Did you know the likely the fat of piece of DNA which is somehow transfer into the alien organism? Mostly these piece of DNA could be not able to multiply itself into the progeny cell of the organism. देखो क्या होता है कि हम लोग अगर कोई एलियन डीएनए को किसी होस्ट सेल में डाले और ऐसे ही डाल दिए, उसको इंटीग्रेट नहीं किए उसके जीनोम से, तो क्या होगा कि वो अपना जब रेप्लिकेशन करेगा होस्ट अपना, तो उसके प्रोजनी में वो नहीं होगा। उसका हमारा जो डिज़ायरेबल जीन्स हमने इंटीग्रेट उसमें डाला है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, वो उसमें रेप्लिकेशन नहीं करेगा क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, उसके जीनोम से अटैच नहीं हुआ है। बट व्हेन इट इज़ इंटीग्रेटेड टू द जीनोम ऑफ द रिसेप्टर, जब हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे जीनोम ऑफ रिसेप्टर से, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेंट अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, तो वो इनहेरिटेंट भी होगा होस्ट डीएनए से, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नाउ जो हमारा जो फॉरेनर डीएनए था और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए था, वो दोनों मिलकर जीनोम का पार्ट बन गया है, क्रोमोसोम उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है, जिसकी वजह से विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट, उसके पास एक एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की। इन अ क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हर एक क्रोमोसोम के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएट करने के लिए रेप्लिकेशन के लिए. Therefore, how the multiplication of the alien DNA of organism it need a part of the chromosome which has a specific sequence of known as origin of replication. देखो इसीलिए हमें एलियन जो पीस ऑफ डीएनए है और जो वो ज़रूरी है कि वो पार्ट होना चाहिए क्रोमोसोम का, विच इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमारा जो इंटीग्रेटेड डीएनए, जो फॉरेनर डीएनए है, वो होस्ट और डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पार्ट होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है जब वो नया डिवीज़न करे. तो alien DNA linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA replicate and multiply itself to the host organism. तो अगर जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तब वो क्या करेगा, रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ एंड मल्टीप्लाई कर सकता है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग. ठीक है, क्लोनिंग का करता क्या है, मेकिंग अ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जेनेटिक डीएनए टेम्पलेट. वो क्या करता है कि जो फॉरेनर डीएनए हमने उसमें इंटीग्रेट करवाया है उसका मल्टीपल कॉपी बनाता है. जैसे जैसे वो रेप्लिकेशन डीएनए करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म, वैसे वैसे ये उसको मल्टीपल कॉपी बनाएगा. लेट अस नाउ फोकस द फर्स्ट इंस्टेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रेकमेंड डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल इज पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग द इनकोडेड. हमारे पास नेकेड प्लाज्मा की बात करें तो ऑटोसोमल रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि इस बैक्टीरिया से लिया गया था फर्स्ट बार में, और ये दो साइंटिस्ट थे मिलके बनाए थे इन 1972, आइसोलेटेड फ्रॉम द antibody resistant genes by cutting the piece of DNA from the plasmid which make the responsible for converting the antibody resistant. ठीक है, ये प्लाज्मिड जो होता है एक तरह से हमारा कैरियर होता है जो कि हमारे फॉरेन डीएनए को कैरी करके होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ले जाने का काम करता है. ठीक है, और यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जो एक बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे थे इसको. फर्स्ट बार हमारा प्लाज्मिड बना था. फिर उसके बाद हम लोग की बात करें कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में, हमारे बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कटिंग ऑफ डीएनए. एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिससे हम लोग डीएनए को कट करते हैं. अपने डिज़ायरेबल जीन्स को पाने के लिए, कट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारे डीएनए को कट कर सके. और इसकी डिस्कवरी के बिना हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर डीएनए को हम लोग कट ही नहीं कर पाएंगे, डिजायरेबल जीन्स को अपने निकाल ही नहीं पाएंगे. तो छोटे छोटे जीन्स को अगर हम अलग ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते. इन कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल और डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे हमारे डीएनए को कट करता है, और वो स्पेसिफिक पोजीशन उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो कि 6 बेस पेयर का बना होता है. तो हमने भी बात किया कि हम जो हमारा डीएनए होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं. उसकी डिस्कवरी के बाद बिना हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग डीएनए को काटेंगे नहीं तो डिज़ायरेबल जीन्स मिलेगा ही नहीं. तो डिज़ायरेबल जीन्स अगर हमें नहीं मिला तो हमें अपना डिज़ायरेबल जीन्स छोटे पार्ट में नहीं मिला, तो क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है तो उसको पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते. हम पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते, एक तरह से अपना डिज़ायरेबल जीन्स हमें मिलेगा ही नहीं. तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग को कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते. इसके लिए हमें कटिंग चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर. मॉलिक्यूलर सीजर का दूसरा नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमारा मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि हमारे डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काटता है, और मॉलिक्यूलर सीजर ही हमारे डीएनए को पार्ट में काटता है जिससे हम लोग डिज़ायरेबल जीन्स निकाल सकते हैं. द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज लिंक्ड विथ अ प्लाज्मिड डीएनए. तो हम बात करें कि जो हमारा जो कट पीस जो होता है, जो हमारा डिज़ायरेबल जीन्स होता है, वो हम प्लाज्मिड डीएनए से कर देते हैं ज्वाइन. और ज्वाइन कैसे करते हैं, दो डीएनए को ज्वाइन कैसे करेंगे, बताओ. दोनों डीएनए है उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारा होता है लिंक करने के लिए हमारा डीएनए के पास एक लाइगेज होता है. डीएनए लाइगेज एक होता है जिससे हम लोग अपने दो डीएनए को ज्वाइन करते हैं. ठीक है,
दिस प्लाज्मेट एक्ट एज अ वेक्टर। तो हमें पता है कि हमारा वेक्टर क्या होता है। पहले प्लाज्मेट होता क्या है? प्लाज्मेट जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए होता है, जिसमें जो कि सर्कुलर होता है, उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसमें वो कोई भी डिज़ायरेबल डीएनए को वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो वो रेप्लिकेशन, जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उस डीएनए को भी रेप्लिकेट करेगा। हम लोग वहाँ अगर उसको जो लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो वो दोनों, अगर कोई डिज़ायरेबल जीन्स है उसमें हम लोग वेक्टर को ज्वाइन कर दिए रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास, तो वहाँ पे जब उसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए, वो वेक्टर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो साथ ही साथ हमारा डिज़ायरेबल जीन का भी क्लोनिंग करवाएगा वो। ठीक है, तो यही हमारा मेन टॉपिक है जिससे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। क्लोनिंग नहीं होगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, कि हमें एक कॉपी तो चाहिए नहीं डीएनए में, हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में अपना एक जीन्स का ढेर सारी कॉपी चाहिए, तभी तो हमारा काम बढ़ेगा। नहीं तो अगर हमें एक कॉपी बनाना होता तो हम लोग केवल काट के निकाल के डाल देते, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, कि जीन्स बहुत छोटे होते हैं, तो हमें उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए। तो देखो हमारा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक तरह से टैक्सी की तरह काम करता है। हम लोग उसको, वेक्टर को हम लोग टैक्सी भी कहते हैं, कि क्या होता है कि वो कैरियर की तरह काम करता है, वो डिज़ायरेबल जीन्स को कैरी करता है, उसको अपने आप में ज्वाइन कराता है, फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाने का काम करता है। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म तक अंदर उसको ट्रांसफॉर्मेशन का काम कराता है। तो ये पूरा का पूरा काम जो होता है, एक जगह से दूसरे जीन्स को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का हमारा पूरा वेक्टर डीएनए काम करता है। ठीक है, these plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it. You are probably know the mosquito. यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, मॉस्किटो का एग्जाम्पल दिया है। मॉस्किटो act as an insect vector to transfer the malaria parasite into the human body. हम लोग जो होता है मलेरिया पैरासाइट, हमें पता है कि एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है, वो एक तरह से पैरासाइट वेक्टर के काम करता है, जो कि प्लाज्मोडियम जो हमारा जो वायरस होता है, प्लाज्मोडियम जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, वो मलेरिया कॉज करता है, वो एक तरह से वेक्टर की तरह काम करता है हमारा मॉस्किटो, और वो हमारा मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देता है, जिससे हमारे ह्यूमन बॉडी को भी मलेरिया हो जाता है। तो ये एक तरह से एक बैक्टीरियल कैरियर होता है, या फिर पैरासाइट कैरियर, कुछ भी कैरियर करके एक तरह से डिलीवरी बॉय की तरह। इन अ सेम वे द प्लाज्मेट act as a vector to deliver the alien piece of DNA into the host organism. हमने बताया कि जो हमारा एलियन या फिर फॉरेनर डीएनए जो होता है, या हम लोग उसको कह सकते हैं डिज़ायरेबल डीएनए, जो हम लोग चाहिए हमें बॉडी में, वो उसको डिलीवर करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। ठीक है, यही काम होता है वेक्टर का। In linking the antibody resistant genes with a plasmid vector to become a possible enzyme DNA ligase which act on a cutting DNA to join their end. तो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए का वेक्टर और फॉरेनर डीएनए के को जोड़ने का काम जो होता है, हमारा डीएनए लाइगेज करता है, दोनों डीएनए को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमने तो पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किया, और फिर उसके बाद हमें दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करते हैं, तभी वो रिकमेंड डीएनए बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कट किया, और कट करने के बाद ही डीएनए कट तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कर दिया, बट उसको मान लो एक डीएनए है ये, और एक ये डीएनए है, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट कर दिया। फिर कट करने के बाद हमें दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे। ठीक है, डीएनए लाइगेज से हम इसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा रिकमेंड डीएनए बन जाएगा RD। ठीक है, रिकमेंड डीएनए बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, रिकमेंड डीएनए की प्रोसेस बनने की प्रोसेस ये कहते हैं। ठीक है, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड ऑटोफिलस रिकमेंड डीएनए क्रिएटिंग इन विट्रो नोन एज रिकमेंड डीएनए। ठीक है,
तो ये क्या बनाता है, एक नया कम्बिनेशन बना देता है, नया कम्बिनेशन जो कि सर्कुलर होता है, रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है और इन विट्रो होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते क्या है, रिकमेंड डीएनए। व्हेन डीएनए ट्रांसफर इनटू ई कोलाई अ बैक्टीरिया closing related to the Salmonella, it is could be replicate using the host DNA polymerase enzyme and make the multiple copy। तो हमारा रिकमेंड डीएनए बन गया। अब रिकमेंड डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं ई कोलाई, जैसे मान लो ई कोलाई हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ई कोलाई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें हमने ट्रांसफ़र किया, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू हमारा जो रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के समय हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो डीएनए की जो होस्ट का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। होस्ट अपना जैसे नॉर्मली अपना डीएनए रेप्लिकेशन करता है, तो उसके साथ साथ वो उसको भी रेप्लिकेट करेगा, जो हमारा नया फॉरेनर डीएनए हमने उसमें इंसर्ट किया है, जिसकी वजह से उसके मल्टीपल कॉपी बनेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसके मल्टीपल कॉपी बनेंगे। द एबिलिटी ऑफ मल्टीपल कॉपी इन एंटीबॉडी रेजिस्टेंस इन अ ई कोलाई इज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ द एंटीबॉडी रेजिस्टेंस इन ई कोलाई। देखो हमारा जो उसके पास वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, कहाँ पढ़ाती भाई, तो हमारा जो डीएनए था वो मल्टीपल कॉपी बनाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट। पहले क्या हुआ, हमारे एक प्लाज्मिड डीएनए था और हमारे पास एक फॉरेनर डीएनए था, दोनों को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, वो होता है एक मॉलिक्यूलर सीजर, जिससे हम डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक डिज़ायरेबल जीन चाहिए, हमें एक छोटे जीन पे ही काम करना है बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए, तो हम उसको कट करके और उधर भी वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर उसके बाद दोनों डीएनए को ज्वाइन करेंगे डीएनए लाइगेज से। तो ये जोड़ने के बाद जो डीएनए बनेगा वो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें हमारा एलियन डीएनए भी है और हमारा वेक्टर डीएनए भी है। तो दोनों को हम लोग कहेंगे रिकमेंड डीएनए। रिकमेंड डीएनए जो था हमारा, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र होगा हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म में यहाँ हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसमें ट्रांसफ़र होने पे क्या होगा, जैसे ई कोलाई अपना डीएनए का रेप्लिकेशन नॉर्मली करता था, उसके साथ साथ वो हमारे डिज़ायरेबल जीन या फिर फॉरेनर डीएनए जिसमें उसमें इंसर्ट किया है उसका भी रेप्लिकेशन करवाएगा। उसका रेप्लिकेशन करवाएगा तो क्या होगा कि हमारा डिज़ायरेबल जीन्स का जो है मल्टीपल कॉपी बनेगी। मल्टीपल कॉपी के बनने की प्रोसेस को ही हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक ई कोलाई का पूरा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया ई कोलाई तक, ठीक है। तो चलिए कुछ स्टेप और होते हैं। यू हैज़ टू 3 बेसिक स्टेप इन अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो हमारे इन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन और 3 स्टेप होते हैं जेनेटिक। देयर आर द 3 बेसिक स्टेप इन अ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिज़ायरेबल जीन्स। हमें डीएनए में से एक डिज़ायरेबल जीन्स निकालने किसकी हमें ज़रूरत है। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सा जीन चाहिए जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। हम फिर क्या करेंगे कि हमारा जो डीएनए है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। मेंटेनेंस, और थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। ये हम लोग ऐसे जगह डालेंगे कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करवाएंगे कि वो जो जीन्स हमने डिज़ायरेबल जीन्स डाला है, जैसे मान लें जिस ऑर्गेनिज्म में हमने काम किया, ठीक है, अब हमने मान लो उसमें तो हो रहा है ग्रोथ, उसमें सब कुछ हो रहा है, पर ये भी पॉसिबल करना पड़ेगा कि ये जो हमने चेंज करवाया है उसके अगले प्रोजनी में भी उसके में होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी इसका जीन जो हमने डिज़ायरेबल जीन डाला है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं।